अब हम वायुमंडल के दाब की चर्चा करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है। ये वायु परतों के रूप में है और हम पृथ्वी की सतह पर जहाँ रहते हैं, हम इस वायुमंडल के स्वतंत्र सतह से देखें तो सबसे अधिक दाब पर रहते हैं और इसलिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में भी बताया था कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर है, ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है, इसलिए हम पृथ्वी की सतह पर आसानी से रह पाते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं, ये वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होने लगता है और वहाँ पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ने के कारण नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पर यदि हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमारा वायुमंडल लगभग पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसमें विभिन्न गैसों का मिक्सचर है और ये गैसें हम पर जो दाब आरोपित करती है, इसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बच्चों, इस वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बहुत सारे मात्रक हैं। हम अलग अलग स्थिति में इन मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। औसत वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम वायुमंडल दाब का इस्तेमाल करते हैं और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पहले भी चर्चा किए, इसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यदि हम पारे के कॉलम के अनुसार लिखें तो ये 76 सेंटीमीटर पारा यानी Hg होता है। पारे का सिंबल Hg है, इसलिए हम यहाँ पर Hg का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बच्चों Hg ये 76 सेंटीमीटर हमने लिखा, ये क्या है ये हम आगे चर्चा करेंगे जब हम बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला मात्रक है ऋतु विज्ञान में हम दाब को बार से एक्सप्रेस करते हैं, BAR हम लिखते हैं और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल और हम दाब के छोटे मात्रक का भी इस्तेमाल करते हैं यानी कि मिलीबार और 1 मिलीबार बराबर होगा 10⁻³ बार और यदि पास्कल में लिखें तो 10⁻² पास्कल होगा। और शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी, इसमें दाब का हम एक अलग मात्रक यूज करते हैं, इसे हम टॉर कहते हैं और एक टॉर बराबर होता है 1 mm पारा यानी 1 mm Hg और यदि इस पास्कल में लिखें तो ये 133.28 पास्कल होता है। और बच्चों, यहाँ पर हम जो mm ऑफ Hg या cm ऑफ Hg लिख रहे हैं, एक्चुअली ये एक उपकरण पर आधारित मात्रक है जिस उपकरण को हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। बच्चों, सन 1643 में इटली के वैज्ञानिक ई टॉरिसली ने एक दाब को मापने का सिंपल उपकरण बनाया। इसे हम सरल बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। ये उपकरण बच्चों आप अपने स्कूल के लैब में भी बना सकते हैं, पर इस उपकरण को जब आप बनाएंगे तो अपने शिक्षक के सहायता से उनके निर्देश के अनुसार ही बनाएं। अब इस उपकरण में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमको एक ट्यूब लेना है, सिलेंडर, जो कि 1 मीटर लंबाई का हो और हम इस ट्यूब में जो कि 1 मीटर लंबाई का है उसमें पारा भर देते हैं। बच्चों, पारे के स्थान पर किसी अन्य द्रव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर हम यहाँ पे पारा क्यों लेते हैं ये जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, इस उपकरण के बारे में हम पढ़ लेंगे, तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया पारा। अब इस जो सिलेंडर है उसके मुंह को हम बंद कर देंगे अंगूठे से और उसके बाद हम इसे एक ऐसे बर्तन में उल्टा करने वाले हैं जिस बर्तन में ऑलरेडी पारा भरा हुआ है। तो इस प्रकार हमने एक बर्तन लिया है, कांच का ले लिया ताकि इसको हमको देखने में आसानी हो, इसके आर पर आसानी से देखा जा सके। अब जैसे इस सिलेंडर को हम इसके ऊपर उल्टा करते हैं तो इसे बड़ी सावधानी से उल्टा करना होगा। यदि हम इसे तिरछे में उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर एयर यानी कि वायु इस ट्यूब के अंदर घुस जाएगी। तो हमें बड़े सावधानी से इसे उल्टा करना है इस मर्क्यूरी के ऊपर ताकि इसके अंदर कोई भी वायु ना जा सके। अब जैसे ही हम इसे उल्टा करते हैं हम देखते हैं कि इस ट्यूब से, इस सिलेंडर से मर्क्यूरी नीचे की ओर आ रहा है। यदि आप सोच रहे होंगे कि पूरा मर्क्यूरी इस नीचे वाले पात्र में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है।
इस सिलेंडर के अंदर जो मर्क्यूरी भरी है उसका लेवल एक निश्चित जगह पर आकर रुक जाता है। और यदि आप इस पात्र में जो मर्क्यूरी का लेवल है और इस सिलेंडर के अंदर जो मर्क्यूरी का लेवल है इसको नापते हैं तो ये 76 सेंटीमीटर आता है। चाहे आप किसी भी आकृति का पात्र लें या किसी भी रेडियस का ट्यूब लें, पर इसके स्वतंत्र पृष्ठ से इस सिलेंडर के अंदर जो पृष्ठ है उसकी दूरी या ऊंचाई ये हमेशा 76 सेंटीमीटर ही होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब ये पारा उल्टा किया जाता है सिलेंडर के अंदर तो ये नीचे की ओर आता है, लेकिन ये जो बर्तन है इस पर स्वतंत्र पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब आरोपित हो रहा है और इस दाब के कारण ही ये एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें इस लिक्विड का प्रेशर और इस दाब का प्रेशर बराबर हो जाता है और इसीलिए ये एक निश्चित जगह पर आकर ठहर जाता है। और ये जो डिफरेंस है उसके अनुसार ही हम वायुमंडलीय दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो स्थान इस सिलेंडर के अंदर पर दिख रहा है ये निर्वात होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने बड़ी सावधानी से इस पारे से भरे हुए सिलेंडर को इस पात्र में उल्टा रखा था और ध्यान दिया था कि इसके अंदर कोई भी वायु ना घुसे। तो ये जो जगह क्रिएट होगी ये बिल्कुल निर्वात है और इसे हम टॉरिसली निर्वात या टॉरिसिलियन वैक्यूम के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हमने सूत्र में देखा जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला है H रो G। H यानी कि हाइट और रो जो भी द्रव आपने लिया उसका घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर इस सारे मान को यदि हम सूत्र में रख दें तो हाइट 76 सेंटीमीटर है यानी कि 0.76 मीटर होगी। मर्क्यूरी का अपेक्षित घनत्व होता है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब और वैल्यू ऑफ G होती है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इन सबको इस फॉर्मूले में रखने पर हमें प्रेशर मिलता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और हम लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। और ये लगभग 1 के बराबर इस मान को ले सकते हैं हम लोग। 1.013 है तो इसको लगभग 1 के बराबर हम लेते हैं तो ये होगा 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इस प्रकार हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस बैरोमीटर की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने ये कहा था कि हम मर्क्यूरी के स्थान पर कोई और द्रव भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जल ले लेते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि मर्क्यूरी का घनत्व जल की तुलना में 3.6 गुना होता है, या यूं कहें कि मर्क्यूरी जल की तुलना में 3.6 गुना भारी होता है। तो जब इन दोनों के आयतन को कंपेयर करें तो मर्क्यूरी का आयतन कम होगा और जल का आयतन अधिक होगा। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल लेकर भी चर्चा किया था पहले वाले टॉपिक में। और इसीलिए इतने ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जल का आयतन बहुत अधिक होगा इस सिलेंडर के अंदर। और कैलकुलेट किया गया है कि जल का यदि बैरोमीटर हम बनाते हैं तो इस सिलेंडर में इसकी ऊंचाई 10.34 मीटर होगी। और इतना बड़ा सिलेंडर बनाकर उसको हैंडल करना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा और इसीलिए हम सबसे डेंस फ्लूइड यानी कि मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस बैरोमीटर को आसानी से उपयोग कर सकें। अभी जो यहाँ पर हमने सूत्र देखा P = H रो G, इसकी सहायता से हमने वायुमंडलीय दाब को कैलकुलेट किया। और यदि हमें वायुमंडलीय दाब पता हो तो हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ऊंचाई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में H भी है। तो चलिए इस फॉर्मूले से हम वायुमंडल की ऊंचाई को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखेंगे दाब बराबर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल और वायु का घनत्व हम लेंगे। वायु में एक्चुअली बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है तो हम यहाँ पर इसका घनत्व लेंगे 1.30 kg प्रति मीटर क्यूब और G की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब H का मान होगा P/ρg और ये सारे मान को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 7928 मीटर, यानी कि
लगभग 8 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से यदि वायुमंडल की ऊंचाई हम देखें तो ये लगभग 8 किलोमीटर आती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो हमारे किए गए कैलकुलेशन में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? क्या यह सूत्र गलत हो गया या फिर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गया? एक्चुअली बच्चों, यहाँ पर हमने वायु का घनत्व 1.30 kg प्रति मीटर क्यूब लिया है, लेकिन जब हम अपने वायुमंडल को देखें तो यहाँ पर वायु का घनत्व एक समान नहीं है। यह वायुमंडल कई गैसों का मिक्सचर है और इसके आधार पर सभी गैसों के घनत्व भी अलग अलग है, जिससे कि वायुमंडल का घनत्व एक सा नहीं है। साथ ही हम सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल डेंस है, इसका घनत्व अधिक है, जबकि ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये रेयरर है, इसका घनत्व कम होते जाता है। और हमने यहाँ पर एक घनत्व मानकर गणना कर दी और इसीलिए हमारा जो परिणाम आया वो प्रामाणिक मान से अलग आया और बहुत ही डिफरेंट आया। इसका मतलब हमारे सूत्र में कोई भी मिस्टेक नहीं है, सूत्र ओके है, बस हमने जो अजम्पशन लिया था वो यहाँ पर इस स्थिति में करेक्ट नहीं बैठ रहा। अब हम अगले उपकरण के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा उपकरण जो किसी भी तरल के दाब को नाप सकता है, गैस के दाब को नाप सकता है, उसके अंतर दाब के अंतर का भी मापन कर सकता है, और इस उपकरण को हम कहते हैं मैनोमीटर। बच्चों, ये मैनोमीटर आपके स्कूल के लैब में भी देखने को मिलता है। तो आइए इसके कंस्ट्रक्शन को हम समझते हैं। इस प्रकार का एक यू शेप का कांच का ट्यूब होता है जिसमें कि द्रव भरी जाती है। जब इस प्रकार यू शेप के कांच के ट्यूब में कोई द्रव को भरते हैं तो हम देखते हैं कि इनके दोनों भुजाओं में द्रव का लेवल समान होगा और ये अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ये दोनों भुजाओं में समान होता है। हम बीचों बीच एक स्केल लगा देते हैं ताकि हम दोनों भुजाओं में जो लिक्विड का लेवल है उसको रीड कर सकें। अब मान लीजिए इसके एक भुजा में हम एक रबर ट्यूब लगा देते हैं। ये रबर ट्यूब भी एयर टाइट होना चाहिए जिससे जो एयर का प्रवाह नहीं होना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए हम इस ट्यूब के दूसरे ओर में किसी भी आकृति का छोटा सा फनल ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा दाब का मान बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर हम कोई भी आकार का बर्तन ले लेते हैं और इसके नीचे हम एक रबर लगाकर पैक कर देते हैं ताकि इसमें से हवा पास ना हो सके। अब जिस द्रव का हमको दाब ज्ञात करना है उस द्रव के अंदर हम इसे डुबाते जाएंगे। हम देखेंगे कि जैसे जैसे इसको अंदर डुबाते जा रहे हैं ये दोनों भुजाओं में जो द्रव का लेवल है वो चेंज हो रहा है और इसी लेवल के अंतर को हम नोट करते हैं और इसकी सहायता से इस द्रव के दाब का मापन किया जाता है। साथ ही हम दो अलग अलग बिंदुओं में भी द्रव के दाब को निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी द्रव के अंदर दाब के अंतर की भी गणना इस मैनोमीटर की सहायता से कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस मिला है दोनों भुजाओं की द्रव में, इसे हम H से डिनोट करेंगे और प्रेशर निकालने के लिए हम HDG फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस द्रव के दाब का मापन कर सकते हैं। मान लीजिए हमको किसी गैस के दाब का मापन करना हो तो हम इसकी एक भुजा में गैस से भरा हुआ पात्र को जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए इस प्रकार का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भुजा इस गैस के बर्तन से जुड़ी हुई है उसमें यदि द्रव का लेवल कम है उस दूसरी भुजा की तुलना में, तो यह सिद्ध करता है ये कि इस गैस का दाब जो इस बर्तन में भरा हुआ है वो वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक है, तभी तो इसने इस द्रव को ज्यादा प्रेस किया। और दूसरा हिस्सा ओपन था, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कार्य कर रहा था, तो वायुमंडलीय दाब की तुलना में इस गैस का दाब अधिक है और इसके दाब का सूत्र हम लिखेंगे तो होगा P बराबर PA, जहाँ PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस HDG H रो G, जहाँ रो इस
मैनोमीटर के अंदर भरे हुए द्रव का घनत्व है। और यदि इस प्रकार की स्थिति आई कि इस मैनोमीटर में जो भुजा इस गैस के कंटेनर के साथ जुड़ी है उसमें द्रव का लेवल अधिक है दूसरी भुजा की तुलना में, तो उस कंडीशन में ये जो गैस कंटेनर में भरा है उसका दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम होगा। और यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे P बराबर PA माइनस HdG, H रो G। और इस प्रकार हम मैनोमीटर की सहायता से किसी भी बर्तन में भरे हुए गैस के दाब की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने बेसिकली किसी भी फ्लूइड से जुड़े हुए दाब के बारे में जाना। इस दाब के आधार पर हम अपने दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं ये भी हमने सीखा। और साथ ही हमने इस दाब को मापने वाले उपकरण के बारे में भी जाना, इनकी कार्यविधि को हमने समझा और दाब पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, जिससे कि दाब से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए।